गुड मॉर्निंग। इसके पहले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सिलेबस में जितने पोर्शन दिए उसके अनुसार थियोरेटिकल पोर्शन एंड द न्यूमेरिकल वी हैव आल्सो ट्राइड टू अंडरस्टैंड। एक पोर्शन अभी आपका छूटा हुआ है यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू पार्ट्स, वन इज़ द इंटरफेरेंस, द अदर इज़ द डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेरेंस में द इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, वेव शेप थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिफ्रैक्शन क्या होता है उसके पहले इंटरफेरेंस के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं। इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स, दो इंडिविजुअल सोर्सेस से जो एक ही डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो इस सुपर इम्पोजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। कहीं मैक्सिमा बनता है, कहीं मिनिमा बनता है। मैक्सिमा जहाँ बनता है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहाँ मिनिमा बनता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंडीशन मैंने आपको बताया है कि ये जो दो सोर्सेज हैं जिनसे दो वेव आ रही हैं एक ही डायरेक्शन में, जो आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, ये दो सोर्स आपस में कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट की कंडीशन है कि दोनों की समान वेवलेंथ होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, दोनों के एम्पलीट्यूड प्रायः समान होना चाहिए या बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब दो इंडिविजुअल सोर्स एक ही कंपनी के बने हुए, एक ही वाटेज के हों, तब भी वो कोहेरेंट नहीं होंगे, क्योंकि लाइट जो उनसे प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू प्राप्त होती है। तो इसलिए अलग अलग समयों पर ये लाइट निकलती रहती है, बहुत रैपिड इसकी स्पीड होती है और इसलिए हमें कंटिन्यूअस सा दिखता है, लेकिन उनके बीच में फेज डिफरेंस रैंडमली वेरी करती है, तो इसलिए कोहेरेंट सोर्स नहीं होते। तो हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ता है। एक ही सोर्स लेते हैं और एक ही सोर्स से दो सोर्स हम बनाते हैं, और ये दोनों वर्चुअल सोर्स जो होते हैं दे बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, थिन फिल्म में कांस्टेंट थिकनेस की, वेव शेप्ड में, न्यूटन्स रिंग में, सब जगह आपने देखा है कि ये दो रेज कैसे हम प्राप्त करते हैं। अब डिफ्रैक्शन जो होता है यह भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही होता है। क्या फिर अंतर है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में? तो अंतर इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब कोई सोर्स से लाइट चलती है, ओरिजिनेट करती है, तो रेडियल डायरेक्शन में स्फीयर के लॉन्ग इन ऑल द थ्री डायमेंशंस वो बढ़ती हुई चली जाती है। समय के साथ रेडियस स्फीयर का बढ़ता हुआ चला जाता है। किसी एक पर्टिकुलर समय पर यदि कहाँ तक वेव पहुँची हो उसको देखें तो उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, और इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह व्यवहार करता है। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय हाइगन्स। कोई वेव फ्रंट ले लें तो वेव फ्रंट को अनंत बिंदुओं में बांटा जा सकता है। किन्हीं दो बिंदुओं को आप सेलेक्ट कर लें। पॉइंट नंबर 1 इट विल बिहेव एज ए सोर्स, पॉइंट नंबर 2 उसके एडजेसेंट इट विल आल्सो बिहेव एज ए सोर्स। अब ये दोनों सोर्स जो व्यवहार करेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, दोनों की एम्पलीट्यूड एक ही होगी, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दोनों के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट है, इसलिए फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। तो ये जो दोनों पॉइंट से निकलने वाली वेव्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेव, और ये सेकेंडरी वेव उस पॉइंट से आगे की तरफ एडवांस करेगी, उसके दाएं भी जाएगी, बाएं भी जाएगी, आगे की तरफ भी जाएगी, और इसलिए किरण जो है सीधी रेखा में न जाकर के अपने बाएं में मुड़ जाती है, दाहिने भी मुड़ जाती है। तो डिफ्रैक्शन के लिए कहते हैं
कि किसी एज से जब लाइट सिग्नल गुजरती है तो वह फिर बेंड हो जाती है। एक्चुअली बेंड हो जाती है इस सेकेंडरी वेव्स के कारण, और इसी सेकेंडरी वेव्स को हम वेवलेट्स भी कहते हैं। तो इसी सेकेंडरी वेव्स जो हर पॉइंट से जनरेट होगा, या वेवलेट्स जो हर पॉइंट जो एक सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है उससे जनरेट होगा, इनके कारण किरण फिर डिफ्रैक्ट होती है और फैलने लगती है। अब डिफ्रैक्शन के केस में ये होता है कि ये सेकेंडरी वेव जो आगे बढ़ती हैं, वेवलेट्स जब आगे बढ़ती हैं तो दोनों वेवलेट्स, दोनों सेकेंडरी वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर जाती हैं, और सुपर इम्पोज कर जाएंगी तो फिर इंटेंसिटी में वेरिएशन प्राप्त होगा, कभी मैक्सिमा प्राप्त होगा, समटाइम्स मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड। मैक्सिमा जब मिलेगा तो मैंने बताया था उसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आएगा, मिनिमा प्राप्त होगा इट विल बी ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से यह भी एक तरह से का इंटरफेरेंस ही है जो डिफ्रैक्शन में दिखता है। अंतर दोनों में ये है कि इंटरफेरेंस में वी नीड टू वर्चुअल सोर्सेज और टू कोहेरेंट सोर्सेज, और उन कोहेरेंट सोर्सेज से लाने वाली वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है तो हमें इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेव्स जो किसी एक वेव फ्रंट से ही जनरेट होती है, उन सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स के सुपरपोजिशन के कारण हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है। तो यह डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में बेसिक डिफरेंस है। दोनों इंटरफेरेंस ही हैं। इंटरफेरेंस में दो इंडिविजुअल सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है जो आपस में कोहेरेंट होने चाहिए। डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न हुए सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स ही आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपके ऊपर ये नोट भेज भी रखा है, लिखा भी है उसमें, लास्ट में हम पढ़ भी दे रहे हैं। इन इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वेयर है जो मैं बता रहा था वही लिखा है, दो वेव्स के बीच में सुपर इम्पोजिशन होती है जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हूँ। वेयर एज इन डिफ्रैक्शन सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेकेंडरी वेव्स कमिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। ये यहाँ इतना अंतर होता है। अब ढेर सारे सेकेंडरी वेव्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं वेव फ्रंट पे, बहुत सारे पॉइंट्स की कल्पना की जा सकती है। सबसे इक्वल एम्पलीट्यूड की सेकेंडरी वेव्स निकल रही है, और यदि पॉइंट्स के बीच की दूरी हम नियत कर लें, स्थिर कर लें, कांस्टेंट कर लें, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का चयन करें, समान दूरी पर पॉइंट का चयन करें, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो फिर हम निकालने की कोशिश करें रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ n आइडेंटिकल वाइब्रेशंस। n नंबर ऑफ द पॉइंट्स हैं जो वेव फ्रंट के ऊपर चुने गए, इसकी संख्या अधिक होती है। सभी पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और सोर्स से इक्वल एम्पलीट्यूड की सेकेंडरी वेव्स जनरेट होंगी, और ये पॉइंट्स यदि इक्वल इंटरवल पर चुने जाएं वेव फ्रंट के ऊपर तो उनका फेज भी कांस्टेंट होगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, तो वही हेडिंग है रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारे सेकेंडरी वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें ऑफ n आइडेंटिकल वाइब्रेशंस। n सोर्स आपने चूज किया, n पॉइंट्स चूज किया, सबके एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, सब इक्वी डिस्टेंट लिया, तो सबके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इनके सुपरपोजिशन से कितना रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा इसके बारे में हमें जानना होगा। तो फिर उसके बाद से सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन कैसे प्राप्त होता है, डबल स्लिट में कैसे डिफ्रैक्शन होगा, ग्रेटिंग में कैसे होगा, इन सारी बातों को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो इनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम केवल आपको परिस्थितियां दिखा देते हैं जिन परिस्थितियों में इन बिंदुओं को हम चयन करते हैं। देखिए हम सीधे चले जा रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर। ए बी इज ए सिंगल स्लिट। ए के ऊपर ओपेक पोर्शन है,
बी के नीचे पे एक पोर्शन है, ए बी स्लिट है, खुला हुआ पोर्शन है और एक ही खुला हुआ पोर्शन है, तो इसलिए उसको सिंगल स्लिट कहते हैं। द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट इज ई इज़ द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। यहाँ लिखा है ए बी इज इक्वल टू ई, सो ई इज़ द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। एक सोर्स है, यस, सोर्स को किसी लेंस के फोकस पे रख दिया तो उससे पैरेलल रेज निकलेंगी और इसलिए पैरेलल रेज निकलने के कारण यह पैरेलल रेज ए बी के ऊपर इंसिडेंट होगी, स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होगी। तो यहाँ पर पैरेलल रेज हैं तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। ए बी जो खुला हुआ पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ऑफ द स्लिट जिसकी विड्थ है ई, उसको आप ढेर सारे पॉइंट्स के बीच में बांट सकते हो। इक्वल डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स में इसको बांटा जा सकता है। एन की वैल्यू बहुत अधिक होती है। अब हर पॉइंट हाइगन के अनुसार एक सोर्स की तरह व्यवहार करता है। कोई एक वेव फ्रंट आकर के इसके ऊपर इंसिडेंट है तो हर पॉइंट से वही एम्पलीट्यूड प्राप्त होगी, सबकी एम्पलीट्यूड एक समान होगी। और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नियत है, इसलिए दो के बीच का फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट आएगा। और इस तरह से n वाइब्रेशंस हमको मिल जाएंगे, n वेव्स मिल जाएंगे ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड विच आर गोइंग टू सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। जो यहाँ से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स हैं, वेवलेट्स हैं, दे विल सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। और इस ढंग से जब सुपर इम्पोज करेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त होगा। आगे फिर हम सिंगल स्लिट जब आपका कंसीडर करेंगे तो फिर और इसको डिटेल में हम बताएंगे। एक अनडेविएटेड चली जाती है, अनडिफ्रैक्टेड चली जाती है, एक थीटा के कोण से डिफ्रैक्ट हो जाती है। ये सेकेंडरी वेव है, अपनी बाईं तरफ भी चलेगी और इसीलिए इसको हम कहते हैं डेविएटेड वेव या डिफ्रैक्टेड वेव। सो इट इज़ डिफ्रैक्टेड बाई एंगल थीटा, दिस इज आल्सो डिफ्रैक्टेड बाई एंगल थीटा। इनके थ्रू फिर डायग्राम कैसे बनेगा, स्क्रीन के ऊपर क्या इमेज बनेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यह n वाइब्रेशंस अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ n आइडेंटिकल वाइब्रेशंस। क्या इसका अर्थ हुआ? स्लिट के बीच में जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ए बी के बीच में n भाग में उसको बांट लिया है, n पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। ध्यान रखा कि हर पार्ट के बीच की दूरी कांस्टेंट हो, इक्विडिस्टेंट हो ये पॉइंट्स, उसको आपने चूज कर लिया तो सभी एक सोर्स की तरह व्यवहार करेंगे। सबसे सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और सबके बीच में समान दूरी है, तो इसलिए उसके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ जाएगा। दूसरे और पहले के बीच में फेज डिफरेंस यदि डेल्टा है तो तीसरे और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा हो जाएगा, इसलिए टोटल फेज डिफरेंस 2 डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस फिगर में दिखाने की कोशिश किया है, एक पॉइंट जो आपने चूज किया उससे एम्पलीट्यूड ए वाला वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, वेव, सेकेंडरी वेव, वेवलेट जेनरेट होता है। फिर उसके सबसे पड़ोस का जो दूसरा बिंदु है जिसको चूज किया, दूरी निश्चित है तो दूसरे बिंदु से भी एक वेव, सेकेंडरी वेव जेनरेट होती है जिसका एम्पलीट्यूड है ए, और पहले और दूसरे के बीच में डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक फेज डिफरेंस डेल्टा आएगा। तीसरे पॉइंट उसके बाद जो चयन किया आपने उससे भी एम्पलीट्यूड ए निकलेगा और यह भी तीसरे और दूसरे के बीच में दूरी वही है, तीसरे और दूसरे के बीच में जो दूसरे और पहले के बीच में है, तो फेज डिफरेंस डेल्टा आ जाएगा। इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इट विल बी डेल्टा प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा एंड सो ऑन सो फोर्थ। n ऐसे ही पॉइंट्स का आपने चयन किया हुआ है विच आर इक्विडिस्टेंट, तो इस तरह से समान एम्पलीट्यूड के और दो के बीच में समान फेज डिफरेंस डेल्टा वाला डिफरेंट वेव्स है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा। इन सारे रिजल्टेंट जो इनका प्राप्त होगा उसका रिजल्टेंट है R, जैसे फिगर में मैंने शो किया है। R is the resultant of the amplitude which will be obtained after superimposition of these n vibrations which are of equal amplitude and having a phase difference
सक्सेसिवली इन बिटवीन देम ऑफ डेल्टा, इनके लिए आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, फिर मैथमेटिकल डिटेल में इसको हम नहीं जाएंगे और डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम सिंगल स्लिट में, डबल स्लिट में, ग्रेटिंग में या संबंधित अन्य स्थानों पर भी हम प्रयोग करेंगे। तो सुपर इम्पोजिशन के बाद कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू हम फिर इस तरह से आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कितनी वैल्यू आएगी अभी मैं बताता हूँ। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगी वह इनिशियली फर्स्ट जो वाइब्रेशन है उससे कितने का फेज डिफरेंस आएगा, फाई। सो आर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वाइब्रेशन एंड फाई इज़ द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। और इस आर और फाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है द एम्पलीट्यूड, देखो लिखा भी है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर आफ्टर सुपर इम्पोजिशन ऑफ सच वाइब्रेशंस इज़ गिवन बाय, आर की वैल्यू आती है इट इज़ इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। अब आप बड़े ताज्जुब में पढ़ेंगे कि आर की वैल्यू हम लिख रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं, अल्फ़ा का प्रयोग कर रहे हैं। ए और अल्फ़ा तो आपको बताया ही नहीं, केवल बताया गया था एन वाइब्रेशंस हैं, सबके एम्पलीट्यूड समान हैं, स्मॉल ए, और एक से दूसरे के बीच का डिफरेंस डेल्टा है, ये केवल ये चीज़ बताई गई थी। तो यह आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा जो आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ए इज इक्वल टू एन ए। एन आप जानते हैं, एन पॉइंट्स का, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का चयन आपने किया, सिंगल स्लिट की विड्थ के बीच में, ए और बी के बीच में एन पॉइंट्स का आपने चयन किया है जो इक्विडिस्टेंट हैं। ए प्रत्येक से निकलने वाले वेवलेट का एम्पलीट्यूड है स्मॉल ए, सो कैपिटल ए इज इक्वल टू एन ए आ गया। एंड अल्फ़ा जो यहाँ आ रहा है ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू बराबर है एन डेल्टा बाई 2। एन से परिचित हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर्ड इन बिटवीन द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्लिट ए बी, और डेल्टा दूसरे और तीसरे के बीच में, 7वें 8वें के बीच में, 15वें 16वें के बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा, तो एन डेल्टा बाई 2 इट इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो इन टर्म्स ऑफ ए कैपिटल ए एंड अल्फ़ा, द रिजल्टेंट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ एन वाइब्रेशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैविंग ए सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा, यह आर की वैल्यू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा आ जाएगा, जहाँ ए की वैल्यू आप जानते हो एन ए और अल्फ़ा की वैल्यू एन डेल्टा बाई 2 है। इसी का प्रयोग हम करेंगे आगे, जहाँ कहीं भी सिंगल स्लिट आएगा, डबल स्लिट आएगा, कोई ओपनिंग आएगी, तो वहाँ पर हम कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा उसके लिए इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे, आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, जहाँ आर इज इक्वल टू जानते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए की वैल्यू बराबर है एन ए बता चुका हूँ, और अल्फ़ा की वैल्यू एन डेल्टा बाई 2 है। और रिजल्टेंट फाई फिगर में मैंने देखा था, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो फाई की वैल्यू भी हम प्राप्त करते हैं, द फेज डिफरेंस फाई, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस फाई इट इज इक्वल टू एन डेल्टा बाई 2 and n delta by 2 is equal to alpha as we have just seen. So phi is also equal to alpha. तो n vibrations of equal amplitude having a successive phase difference of delta are superimposing with each other. सुपरपोजिशन के बाद कितना उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो दिया जाएगा ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, और कितना उसका रिजल्टेंट फेज आएगा उसकी वैल्यू एन डेल्टा बाई 2 अल्फ़ा के बराबर आएगी, जहाँ ए की वैल्यू एन ए के बराबर है और अल्फ़ा की वैल्यू एन डेल्टा बाई 2 है। यह हम एक्सप्रेशंस हैं आर और फाई का, जिसका डायरेक्टली हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी लिखा हुआ है द एक्सप्रेशंस फॉर आर एंड फाई विल बी यूज्ड इन आवर फर्दर डिस्कशंस। तो कैसे ये डिराइव होता है हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, और डायरेक्टली आर और फाई को यूज करते हुए हम सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न या डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न या अन्य परिस्थितियों में किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। नाउ
Let us consider Fraunhofer diffraction due to a single slit. मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, नाम ले रहा हूं फ्राउनहाफर. इट इज़ ए डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट. फ्राउनहाफर ने आप ये इसलिए किया होगा, इसलिए फ्राउनहाफर कहलाता है. फ्राउनहाफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट. एक डिफरेंस आता है, दो तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होते हैं. एक फ्राउनहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता है और एक फ्रेजनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता है. कभी कभी अंतर आपसे पूछ दिया जाता है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन फ्राउनहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन एंड फ्रेजनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन. तो उत्तर बहुत आसान है. फ्रेजनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें सोर्स और स्क्रीन दोनों हमारे पास होते हैं. दे आर नियरर टू द स्लिट, नियरर टू द ऑब्जेक्ट. एक तरफ सोर्स होता है और एक तरफ स्क्रीन होता है, बहुत पास होते हैं. फ्राउनहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ऐसा डिफ्रैक्शन होता है जिसमें सोर्स ऑब्जेक्ट स्लिट के एक तरफ तो होता है लेकिन अनंत पर होता है, और स्क्रीन दूसरी तरफ होता है. यह भी बात सत्य है, लेकिन फिर स्क्रीन भी अनंत पर होता है. तो देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया दोनों के बीच में. फ्रेजनेल क्लास में ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स एक तरफ और स्क्रीन दूसरी तरफ होता है, और दोनों के बीच की दूरी लिमिटेड होती है, हमारे रीच में होती है. एक तरफ सोर्स होता है, एक तरफ स्लिट होता है. ये फ्रेजनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है. फ्राउनहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ऐसा है कि जिसमें एक तरफ सोर्स है होता है, ये सत्य है, दूसरी तरफ स्क्रीन होता है, ये भी सत्य है, लेकिन सोर्स जो है इनफाइनाइट पे रखा हुआ होता है. ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच की दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट. लाइकवाइज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, द स्लिट एंड द स्क्रीन इज आल्सो इनफाइनाइट ऑन द अदर साइड. तो ये फ्राउनहाफर क्लास है. बड़ा मुश्किल हो गया कि हम फ्राउनहाफर क्लास के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. फ्राउनहाफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट. अब सोर्स अनंत पे है, स्क्रीन भी अनंत पे है, तो हम कैसे इसे कर पाएंगे? तो उसकी व्यवस्था भी आप जानते हो, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लेंसेज. और कैसे करेंगे? तो देखिए हम इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का. यह है सोर्स ऑन वन साइड ऑफ द स्लिट, और यह है स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्लिट. कहेंगे कि ये तो दिख रहा है भाई, कॉपी पे हमें दिख गया, एक तरफ सोर्स है, एक तरफ स्क्रीन है. लेकिन नहीं, ये दिख तो ज़रूर रहा है, मैनेजेबल है, हैंडी है, दिख रहा है कि हम तो इसको पा गए हैं लैब में ही. लेकिन ऐसा नहीं है. देखो, सोर्स को एक लेंस के फोकस पे रखा जाता है, और सोर्स को यदि लेंस के फोकस पे रख दिया जाए तो सोर्स से निकलने वाली जो किरणें हैं लेंस के उपरांत, वो पैरेलल हो जाती हैं. और पैरेलल किरणें आप जानते हैं कब निकलती हैं? पैरेलल किरणें आपस में अनंत पे मिलती है. तो किरण यदि पैरेलल आ रही है, इसका मतलब कि सोर्स जो है इट हैज़ बीन केप्ट एट द इन्फिनिटी. और इस लेंस को, जिसकी सहायता से अनंत पे रखे हुए सोर्स को हम लैब में ही प्राप्त कर लेते हैं, इस लेंस को हम कहते हैं कॉलीमेटिंग लेंस. इस कॉलीमेटिंग लेंस की सहायता से अनंत पे रखे हुए सोर्स के करेस्पॉन्डिंग सिग्नल हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है. पैरेलल लाइट आ रही है, इसलिए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट. मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए बी स्लिट है. ए के ऊपर ओपेक पोर्शन है, बी के नीचे भी ओपेक पोर्शन है, ए बी ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, सिंगल स्लिट की विड्थ है, और सिंगल स्लिट की विड्थ को हम ई द्वारा लिखते हैं. सो ई इज़ द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट विच इज़ इक्वल टू ए बी. तो देखो यहाँ लिखा है ए बी, इट इज़ इक्वल टू ई. अब ए बी से प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है. ए बी का जो ओपन पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स
बहुत सारे बिंदुओं में इसको विभक्त कर दिया। ध्यान केवल ये रखा कि एक से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कांस्टेंट हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो अभी आपने हाइगन्स की थ्योरी में पढ़ा है कि ये प्रत्येक बिंदु एक सोर्स की तरह काम करेगा, और सोर्स की तरह काम करेगा तो सबसे सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स जेनरेट होंगी। सबकी एम्पलीट्यूड बराबर होगी क्योंकि एक ही वेव फ्रंट के पार्ट हैं, तो सबका एम्पलीट्यूड बराबर होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने नियत कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिया है, और इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस दूसरे पहले के बीच, 8वें 7वें के बीच, 91वें 50वें के बीच ये कांस्टेंट आएगी, और उसको आपने अभी डेल्टा मान रखा था, और स्मॉल ए और डेल्टा मानते हुए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर की वैल्यू आपने लिखा था ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। तो ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा यही, तो हर बिंदु से ए एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल प्राप्त होगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो रिजल्टेंट हमको आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्राप्त होगा। अभी देखिए एक किरण अनडेविएटेड चली जा रही है, पैरेलल है एक दूसरे के। एक किरण डेविएट हो जा रही है या डिफ्रैक्ट हो जा रही है बाय एन एंगल थीटा, तो ए एंड पे थीटा के कोण द्वारा डिफ्रैक्ट हो गई, बी एंड पर भी थीटा के कोण द्वारा डिफ्रैक्ट हो गई। तो फिर ये डिफ्रैक्टेड बी से भी जो किरण जा रही है और ए से डिफ्रैक्टेड जो जा रही है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग इमेज फिर कहाँ बनेगी? अनंत पे। पैरेलल रेज अनंत पे जाकर के मिलती हैं, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करना है। अनंत पे हम न स्क्रीन को रख सकते हैं, न अनंत पे देख सकते हैं। लैब में देखना है तो फिर इसको किया जा सकता है एक लेंस की सहायता से, और इस लेंस की सहायता से इन पैरेलल रेज के करक को फोकस कराया जा सकता है एक स्क्रीन के ऊपर। लैबोरेटरी के अंदर ही इसको रखा जा सकता है और स्क्रीन पर इन रेज के करस्पॉन्डिंग इमेज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो पैरेलल रेज चल रही थी अनडेविएटेड, उनके कारण इमेज सी पर प्राप्त होगी, और जो डेविएटेड हैं, डिफ्रैक्टेड हैं बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा से डिफ्रैक्ट होने के कारण इनकी इमेज हमें पी पर प्राप्त होगी। तो इस तरह से अनडेविएटेड जो रेज है उसके कारण इमेज सी पर प्राप्त होगी, और जो थीटा के कोण द्वारा डिफ्रैक्टेड है उन रेज के कारण इमेज हमें पी बिंदु पर प्राप्त होगा। स्पष्ट है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पी और ऊपर चलता हुआ चला जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह का इमेज प्राप्त होगा, यह ऑब्वियस है, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा और हम उसे पा सकते हैं। यह भी स्पष्ट है, यदि थीटा की वैल्यू 0 ले लिया जाए तो पी की स्थिति कहाँ चली जाएगी? सी के ऊपर। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 it is at the point C. For different value of the theta, P will be at different positions of the screen. ये ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन हुआ है तो P ऊपर की तरफ है। डिफ्रैक्शन यदि नीचे की तरफ हो जाए तो P फिर नीचे की तरफ आएगा। तो C के दोनों तरफ डिफ्रैक्टेड इमेज प्राप्त होगी, और जो डिफ्रैक्टेड इमेज प्राप्त होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द थीटा, और इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने फिर आपको बताया था ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही है, फिर रिपीट कर दूं। इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में ये एक ही वेव है, एक ही वेव फ्रंट है, उनसे जेनरेट होने वाली, ओरिजिनेट होने वाले वेवलेट्स सेकेंडरी वेव्स के सुपर इम्पोजिशन के कारण ये डिफ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअली पी पर जो इमेज बन रही है वो किस तरह की होगी, क्या स्थिति बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि ये जो डिफ्रैक्टेड रेज है और बी एंड से जो डिफ्रैक्टेड रेज है इनमें कितने का पाथ डिफरेंस आता है। ठीक वैसे ही करेंगे जैसे इंटरफेरेंस में आपने पहले पाथ डिफरेंस निकाला, और पाथ डिफरेंस विल डिसाइड कि ये मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। कंडीशन आपको याद होगा, इफ़ द पाथ डिफरेंस इज एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा? मैक्सिमा।
एंड इफ़ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो फिर क्या बनेगा, मिनिमा। तो उसी तरह की स्थितियाँ यहाँ भी क्रिएट करेंगे। हम पाथ डिफरेंस पहले निकालेंगे और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे। अब पूछेंगे फेज डिफरेंस क्यों यहाँ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ डेल्टा का हमने प्रयोग किया है। n सोर्सेज हैं, n पॉइंट्स हैं जो सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, इनके एम्पलीट्यूड हैं a और डेल्टा उनके बीच का सक्सेसिव फेज डिफरेंस है। तो पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे, उससे फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो फिर आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। अभी देखो दोनों पैरेलल रेज हैं। यहाँ से यदि ए बिंदु से नीचे वाली डिफ्रैक्टेड रे पे लंब डाल दिया जाए an, तो a के आगे और n के आगे दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस एट ऑल। तो ऊपर वाली किरण और नीचे वाली किरण में पाथ डिफरेंस ये bn के बराबर होगा, bn, एंड द वैल्यू फॉर bn विल बी इक्वल टू द पाथ डिफरेंस, और bn की वैल्यू ए बी साइन थीटा के बराबर आएगा। ए बी की वैल्यू ई के बराबर है, तो इसलिए bn की वैल्यू ई साइन थीटा आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, फिर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने लंब डाल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो bn को सर्किल का एक पार्ट माना जा सकता है। सर्किल का एक पार्ट यदि थीटा की वैल्यू बहुत बहुत कम हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और आर्क की वैल्यू, एंगल की वैल्यू डिफाइन करते हो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा ई, और आर्क की जगह पर bn आ जाएगा, तो bn डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू थीटा। और इस तरह साइन के टर्म में भी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू bn परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपाटेन्यूज, 90 अंश के सामने वाला हाइपाटेन्यूज। तो इस तरह से bn की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा। सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर द पाथ डिफरेंस। और यही सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख रखी है, जो PDF मैंने आपको भेज रखा है, और इस तरह से पाथ डिफरेंस की वैल्यू bn होगी, और bn की वैल्यू ए बी साइन थीटा आएगी। ए बी इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट, तो ये ई साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इससे कैसे फेज डिफरेंस निकालेंगे, अन्य पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।